फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम रोग निदान की सीरीज का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। होप आप सभी को पार्ट 3 समझ आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद चैप्टर 13, जिसका नेम है समप्राप्ति। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ से आता है एक 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एंड एक 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 5 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा, संप्राप्ति की परिभाषा। रोगों की सम्यक प्राप्ति ही संप्राप्ति कहलाती है। ठीक है। जो रोगों की प्राप्ति होती है ना, मतलब पूर्ण रूप से प्राप्ति, रोगों की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है? संप्राप्ति। दोष किस प्रकार, किस निदान से दूषित होकर त्रिविध गति के अनुसार शरीर में विसर्पण करते हुए किस दूष्य को दूषित कर किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं, इस पूर्ण व्यापार को, इस संपूर्ण व्यापार को क्या कहते हैं? संप्राप्ति कहते हैं। देखो, हमें इसमें 4 बातों का ध्यान रखना है। दोष किस प्रकार, किस निदान से दूषित होकर, और किस दूष्य को दूषित करके, और किस प्रकार रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस संपूर्ण व्यापार को क्या बोलते हैं? संप्राप्ति बोलते हैं। ठीक है। ऐसा कहा जा सकता है कि दोष के दूषित होने से लेकर रोग उत्पन्न होने तक की व्यवस्था या फिर अवस्था को हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति बोलते हैं। ठीक है। निदान, सेवन और दोष के दूषित होने की अवस्था से लेकर रोग उत्पत्ति तक के समय को हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति कहते हैं। अब हम देखेंगे संप्राप्ति के पर्याय। ठीक है। ये इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक डाली है। एस फोर संप्राप्ति एंड एस फोर संजना। ठीक है। तो इसमें संजना के एस से क्या आ जाएगा? संप्राप्ति। एन से निवृत्ति, जे से जाति, और ए से आगति, एंड लास्ट इज एन। एन से क्या होगा? निष्पत्ति। तो ऐसे करके आपको क्या है, ये इजीली ट्रिक याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। संप्राप्ति के प्रकार। ठीक है। संप्राप्ति के कितने प्रकार होते हैं? संप्राप्ति के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। बेसिकली देखो क्या है, आचार्य चरक ने 6 भेद माने हैं, और जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने कितने भेद माने हैं? 5। तो अभी हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? आचार्य चरक। आचार्य चरक ने माने हैं संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, एंड बल संप्राप्ति, एंड लास्ट इज काल संप्राप्ति। ये माने हैं आचार्य वाग्भट ने। और आचार्य चरक ने क्या ऐड करा है? विधि संप्राप्ति। और हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। आप मतलब जब अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि संप्राप्ति के प्रकार का वर्णन करें, तो आपको इन 6 को लिखना है आचार्य चरक अनुसार। और आप क्या लिख सकते हैं कि आचार्य वाग्भट ने 5 संप्राप्ति के 5 भेद माने हैं, उन्होंने विधि संप्राप्ति को नहीं माना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या संप्राप्ति। ठीक है। इसके द्वारा रोगों के भेदों की गणना की जाती है। ठीक है। सं, संख्या संप्राप्ति के द्वारा क्या करी जाती है? रोगों के भेदों की संख्या का गणन किया जाता है। समझ रहे हो? आप संख्या से ही समझ रहे होंगे। संख्या से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है। जैसे 8 प्रकार के ज्वर। ठीक है। ज्वर के कितने प्रकार होते हैं? 8। जैसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एवं द्वंद्वज। ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है? 5 प्रकार के गुल एंड 7 प्रकार के कुष्ठ। ठीक है। ये सब क्या है? संख्या संप्राप्ति। ठीक है। यहाँ से हमें क्या, संख्या का बोध हो रहा है, संख्या की गणना हो रही है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? संख्या संप्राप्ति। देन नेक्स्ट इज विकल्प संप्राप्ति। व्याधि के परिप्रेक्ष्य में दोषों की
अंशा अंश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। देखो, व्याधि के संदर्भ में, व्याधि के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, जो दोष है ना, दोष की जो अंश अंश कल्पना को, मतलब कि उसके बिल्कुल गुण देखना कि कितने गुण किससे मिलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। जैसे मान लो वात प्रकोप है, ठीक है, अगर हमने उसमें इक्षु कांड का सेवन करा है, तो देखो बेसिकली वात का क्या, वात के गुण क्या होते हैं, तत् रुक्षो लघु शीतः खरा सूक्ष्म सा अनिलः, ठीक है, ये क्या है, ये वात के गुण है। हमने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ठीक है। अब देखो जो इक्षु कांड है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, रुक्ष और शैत्य, ठीक है, ये दो गुण हैं, ठीक है। तो ये वात के दो दो अंश को ही प्रकोपित करेगा, किसको, रुक्ष और शैत्य को, शीत को। और तंडुलियक जो है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, रुक्ष, शैत्य व लघु, ठीक है, इसमें ये गुण होते हैं। तो ये क्या करेगा, वात के तीन ही अंश को कुपित करेगा। परंतु जो कलाय होता है, कलाय का गुण क्या होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है और चंचल होता है, एंड लास्ट इज अनिल होता है। तो ये क्या करेगा, वात के सर्वांश सभी अंशों को कुपित करेगा, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात करी गई है, अंश की, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विकल्प संप्राप्ति, ठीक है। होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज विकल्प संप्राप्ति के बाद देखते हैं प्राधान्य संप्राप्ति, ठीक है। प्राधान्य संप्राप्ति में क्या होता है, इससे व्याधि में दोषों की स्वतंत्रता एवं प्रतंत्रता के आधार पर व्याधि के प्राधान्य या अप्राधान्य का ज्ञान होता है, ठीक है। देखो इसमें पता है क्या होता है, इसमें दोष, अगर मान लो कोई दोष स्वतंत्र है, जैसे वात ही है उसमें, तो हम समझ जाएंगे ना कि वात की प्रधानता है, तो हम किसकी चिकित्सा करेंगे, वात की। पर अगर हमने देखा कि वात और कफ मिला हुआ है, तो हम किसकी, दोनों की चिकित्सा करेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर, मतलब किसी भी व्याधि की चिकित्सा में क्या करता है, प्राधान्य संप्राप्ति के आधार पर, मतलब हमें ज्ञान होता है उसकी प्राधान्य और अप्रधानता के आधार पर। देखो, यदि किसी व्याधि की उत्पत्ति में एक से अधिक दोष प्रकोपित हुए, तो उनमें दोष की प्राधान्य को इंगित करने के लिए वह term प्रयुक्तों का प्रयोग किया जाता है। मान लो जैसे कोई एक्स नाम की व्याधि है, ठीक है, इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें वात की एंड कफ की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मैं कह रही हूं कि ये जो है, ये वात प्रधान व्याधि है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, वात के साथ या तो हम तर लगा सकते हैं या तम लगा के कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम कर देंगे वात तर, ठीक है, वातर व्याधि, ठीक है, तर, तो मतलब हम ना तर और तम देखकर ही पता चल जाएंगे, जो वात का इन्वॉल्वमेंट है वो कफ से क्या है, वो कफ से ज्यादा है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राधान्य संप्राप्ति। और इसमें पता है क्या करा जाता है, इसमें चिकित्सा भी प्राधान्य को मतलब केंद्रित करते हुए करी जाती है। जैसे वात प्रधान व्याधि है, तो हम सबसे पहले किसकी चिकित्सा करेंगे, वात की, ओके। नेक्स्ट इज बल संप्राप्ति। अब हम देखेंगे कौन सी संप्राप्ति, बल संप्राप्ति। देखो, हेतु पूर्व रूप आदि की अधिकता या हीनता के कारण व्याधि के बल अबल का ज्ञान होना बल संप्राप्ति द्वारा होता है। देखो, कोई भी व्याधि है मान लो, ठीक है, कोई व्याधि है, अगर उसमें निदान, पूर्व रूप, रूप और संपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है, ठीक है, ये सब अवेलेबल है उसमें, मतलब उसके निदान भी बलवान है, पूर्व रूप भी है, लक्षण भी है, तो व्याधि कैसी होगी, व्याधि भी बलवान होगी ना, ठीक है, ठीक है। अगर कोई व्याधि है जिसमें निदान, पूर्व रूप, रूप जो है वो बहुत अल्प रूप में है, ठीक है, तो वो व्याधि कैसी होगी, वो इजीली क्योरेबल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, दुर्बल व्याधि है, ठीक है। तो ऐसे क्या इसे क्या बोलते हैं हम, बल संप्राप्ति, जिसके द्वारा क्या होता है, व्याधि की बल या फिर दुर्बलता का ज्ञान होता है। द नेक्स्ट इज काल संप्राप्ति। जिस रोगी की संप्राप्ति में काल द्वारा व्याधि की उत्पत्ति एवं वृद्धि का निर्धारण होता है, उसे काल संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। जिस संप्राप्ति में की
जिस रोगी की संप्राप्ति में काल द्वारा, ठीक है, काल में, इसमें बेसिकली क्या है, काल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, काल के द्वारा क्या होती है, या तो व्याधि की उत्पत्ति होती है या फिर उस काल में व्याधि की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काल संप्राप्ति। देखो जैसे जो वातज व्याधियां होती है ना, उनकी उत्पत्ति या फिर वृद्धि कब होती है, वर्षा काल में, जैसे कि हमने पढ़ा है वर्षा काल में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। ठीक है, साय काल में, ठीक है, रात्रि के अंत में, और कब, आहार की जीर्ण अवस्था में, एंड वृद्ध अवस्था में भी क्या होती है, वात प्रकोपित होता है। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, वातज व्याधि होने के। तो ये क्या है, काल संप्राप्ति। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति युवा है और शरद ऋतु है, तो किसकी, मतलब किसकी ज्यादा संभावनाएं होंगी, पित्तज व्याधि के होने की संभावनाएं अधिक होंगी। ठीक है, ये होता है काल का रोल, ठीक है, किसी भी व्याधि की संप्राप्ति में। देन हम देखते हैं विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति क्या है, विधि का अर्थ क्या होता है, विधि का अर्थ होता है प्रकार। ठीक है, जो जो क्या करती है, साजातीय भावों में आंतरिक भेद प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो सेम है, सेम जाति है, जैसे मान लो ज्वर इज सेम, पर उसमें भी जो भेद प्रकट करे, जैसे कि ज्वर में वातज, पित्तज, कफज, ठीक है, ये सब होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, भेद संप्राप्ति। समझ गए आप। देखो मान लो जैसे 8 4 5 3 2 रोगी की व्याधियों के भेद होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे ज्वरी है, ज्वर के 8 भेद हो गए, 3 भेद हो गए, 4 भेद हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, विधि संप्राप्ति। ठीक है, ज्वर रोग में वातादि भेद का ज्ञान होना भी ये क्या है, विधि संप्राप्ति। आगे देखते हैं व्याधि जन्म। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याधि जन्म एंड व्याधि संप्राप्ति, या तो ये सिंगल देखने के लिए मिल सकता है, या फिर व्याधि जन्म एवं व्याधि संप्राप्ति में क्या अंतर होता है, या फिर दोनों का वर्णन कीजिए, इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। व्याधि जन्म का तात्पर्य रोग की उत्पत्ति से है, जिसमें दोषों का असंतुलन शामिल होता है। नाम से ही पता चल रहा है जो व्याधि जन्म है, ठीक है, इसमें क्या पता चल रहा है नाम से ही, कि व्याधि का जन्म होना, व्याधि रोग की उत्पत्ति होना, जो किसकी वजह से होता है, दोषों का असंतुलन होना। ठीक है, दोषों के असंतुलित होने के कारण व्याधि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और कैसे हो सकता है, वृद्ध आहार सेवन से, अति व्यायाम से, अति रुक्ष अन्न सेवन से, विधायी अन्न सेवन से। ठीक है, दोषों का असंतुलन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्याधि का जन्म होता है। वात दोष के असंतुलित होने पर वातज व्याधियों का जन्म होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर पित्त दोष असंतुलित होगा तो पित्तज व्याधि का जन्म होगा। ठीक है, आगे देखते हैं व्याधि जन्य संप्राप्ति। व्याधि जन्य संप्राप्ति का अर्थ है रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया या फिर रोग मार्ग। ठीक है, व्याधि जन्य संप्राप्ति को क्या कहते हैं हम, रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया या क्रिया, या फिर रोग मार्ग। यह रोगों के विकास क्रम को दर्शाता है, जिसमें दोषों की संचय, प्रकोप तथा प्रसर अवस्था शामिल होती है। ठीक है, उसमें क्या शामिल था, दोषों का असंतुलन, और इसमें क्या है, दोषों की प्रकोप, प्रसर, संचय, प्रकोप और प्रसर अवस्था शामिल है। देखो क्या होता है, अगर हमने कुछ विरुद्ध आहार विहार का सेवन करा, तो दोषों का क्या होगा, हमारी बॉडी में संचय होगा। अगर हमने उसकी संचय अवस्था पे ही चिकित्सा नहीं करी तो क्या हो जाएगा, दोषों का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो प्रकोप अवस्था पे भी हमने चिकित्सा नहीं करी है, हम विरुद्ध आहार और निदान जो भी विरुद्ध है उनका सेवन करते रहे, तो क्या होगा, प्रसर अवस्था होगी। और जब प्रसर, ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा, व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, व्याधि जन्य संप्राप्ति। देखो ये रहा जो मैंने आपको समझाया ना, वही एग्जाम्पल है। यदि वात दोष का संचय और प्रकोप होता है, तो दोष शरीर में भिन्न भागों में प्रसर करते हैं। ठीक है, सेम वही, अगर संचय होगा और चिकित्सा नहीं करी गई तो क्या होगा, उसका फिर प्रकोप होगा। और प्रकोप होने पर भी हम फिर से वातज, आहार विहार इन सब का सेवन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वात का प्रसर होने लगेगा। ठीक है, प्रसर होके वात कहाँ चला जाएगा, हमारे शरीर में मान लो संधियों में चला गया।
वहां क्या होगा, हमारे जो जॉइंट्स है उनमें पेन होगा, और किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, वातजरोध की उत्पत्ति। और यही क्या है, व्याधिजन्य संप्राप्ति। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड करे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जो कि हमने अपने नोट्स में ऐड करे हैं। उसके लिए आपको हमारी वीडियोस को बार बार देखना है, और जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, उनका बार बार रिवाइज करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दी हुई है, वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड करें। जो हमारी ऐप है वहां पे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वहां से आपको नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके हमारी ऐप को डाउनलोड करें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संप्राप्ति की परिभाषा तथा पर्याय का वर्णन करें, 5 मार्क्स में। तो यहाँ पे परिभाषा लिख देंगे एंड पर्याय में क्या लिखेंगे, संजना। ठीक है, वेरी शॉर्ट नोट्स में ये दोनों आ सकते हैं, व्याधि जन्म और व्याधि जन्य संप्राप्ति, या फिर इसमें डिफरेंस आ सकता है किसमें, 10 मार्क्स में। एंड लास्ट इज संप्राप्ति की परिभाषा, पर्याय तथा भेदों का वर्णन कीजिए। तो होप आप सभी ये क्वेश्चन कर लेंगे। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज रूप। ठीक है, तो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, यहाँ से 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन एंड एक 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूप की परिभाषा। ठीक है, क्या देखेंगे, रूप की परिभाषा। तदेव व्यक्ताम यातम रूपमित्यभिधीयते। ठीक है, वाग्भट, आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है, पूर्व रूप ही जब व्यक्त अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पूर्व रूप थे वो क्या थे, वो व्याधि से पहले उत्पन्न जो लक्षण होते थे वो पूर्व रूप थे। पर जब व्याधि उत्पन्न हो जाती है उसके बाद जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। प्रादुर्भू लक्षणम पुनर्लिंगम, उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को लिंग या फिर रूप कहते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि रूप को हम लिंग भी कहते हैं। ठीक है, और उत्पन्न हुए लक्षणों, मतलब रोग के लक्षणों को ही हम क्या बोलते हैं, रूप कहते हैं। एंड उसे ही को हम क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। तो अब हम देखेंगे एक बार रूप के प्रकार। ठीक है, रूप के बेसिकली कितने प्रकार होते हैं, 4। आत्म रूप, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल फीचर्स। सामान्य रूप, ये क्या होते हैं, जो जनरल फीचर्स होते हैं। एंड विशिष्ट रूप, विशिष्ट रूप क्या होता है, जो स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं ना, जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विशिष्ट रूप। एंड लास्ट इज व्याधि की उपद्रव अवस्था। तो ये क्या होता है, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अरिस्ट, इसे हम बोलते हैं व्याधि की उपद्रव अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक को हम पढ़ेंगे। आत्म रूप। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आत्म रूप। व्याधि के मुख्य लक्षण। ठीक है, व्याधि के मुख्य लक्षण को क्या कहते हैं, आत्म रूप कहते हैं। ठीक है, दीज आर कार्डिनल फीचर्स ऑफ एनी डिजीज। जैसे कि मान लो ज्वर है, ज्वर का आत्म रूप क्या है, शरीर वह मन में संताप। ठीक है, गुल्म का आत्म रूप क्या है, स्पर्श में पिंड के समान। अगर आपको कुछ भी स्पर्श करते हैं और पिंड के समान पता चलता है तो आप सीधा डायरेक्टली बोलते हैं कि ये क्या है, गुल्म है। ठीक है, अगर मान लो अतिसार है, गुदा द्वारा द्रव मल की अति प्रवृत्ति होना, तो हम सीधा क्या इंडिकेट करता है ये हमें कि ये अतिसार है। और ये क्या है, अतिसार का आत्म रूप, कार्डिनल फीचर। ठीक है, होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सामान्य रूप। सामान्य रूप देखते हैं हम। व्याधि के जो लक्षण सामान्य रूप से एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, जो सामान्य रूप से एक साथ पाए जाते हैं तथा रोग आदि के विभेदक नहीं होते,
उन्हें सामान्य रूप कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते, जो कि सामान्य रूप से एक साथ मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सामान्य रूप। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्वेत अवरोध, संताप और अंगों में जकड़ाहट का एक साथ होना, ठीक है, ये हम ज्वर में भी देखते हैं। प्रभूत मूत्रता तथा बार बार मूत्र प्रमेह का एक सामान्य लक्षण है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक साथ जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सामान्य रूप। एंड नेक्स्ट इज विशिष्ट लक्षण, ठीक है, दोष की प्रधानता के आधार पर जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट लक्षण। मान लो जैसे वातस ज्वर है, ठीक है, वातस ज्वर में हमें क्या देखने को मिलेगा, बार बार जृंभा। पित्तस ज्वर में हमें वही नेत्र में दाह देखने को मिलेगा। और अगर कफस ज्वर है तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, भोजन में अरुचि। ठीक है, तो ये क्या है, विशिष्ट लक्षण है किसके, वातज पित्तज एंड कफस ज्वर के। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्याधि की उपद्रव अवस्था। ठीक है, सामान्य रूप से उपद्रव अवस्था में लक्षणों को रूप अवस्था में सम्मिलित नहीं करा गया है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो उपद्रव अवस्था है ना, उसमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं होते, मतलब इसमें सीधा ना अरिष्ट आ जाता है, समझ लो, ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जो कि किसको इंडिकेट करते हैं, अरिष्ट। और ये क्या है, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और अरिष्ट के आते ही, अरिष्ट किसका जो दृष्टिगोचर होता है, मृत्यु। अगर अरिष्ट के लक्षण आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो रोगी है, अब उसकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते, वो असाध्य है, अब वो किसकी तरफ जा रहा है, वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसा हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में अरिस्ट को। आगे देखते हैं रूप का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रूप। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसकी, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। रूप हेल्प फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज डायरेक्टली। जो रूप है वो क्या करता है, हमें डायग्नोस करने में हेल्प करता है किसी भी डिजीज को डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि एक्सेसिव वाटरी स्टूल इज अ कार्डिनल फीचर ऑफ अतिसार। अगर मान लो कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, उसे बार बार एक्सेसिव वाटरी मतलब कि द्रव युक्त मल का त्याग कर रहा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, अतिसार को। इट ऑल्सो हेल्प टू नो अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोषास बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसमें, दोष की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, को जानने में भी हेल्प करता है। कैसे, देखो, पेन अलोंग विद रफनेस इंडिकेट्स व्हाट, किसी व्यक्ति को वेदना भी है और साथ में उसकी बॉडी में क्या है, रुक्षता भी है, ड्राइनेस भी है, तो हम क्या सीधा सीधा हम पहचान जाएंगे ना कि क्या है, ये वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। बर्निंग सेंसेशन इंडिकेट्स पित्त। अगर किसी को क्या है, दहा हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पित्त को इंडिकेट कर रहा है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द साइट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करता है कि जो डिजीज है, जो व्याधि है, उसकी उत्पत्ति किस जगह से हुई है। मान लो अगर किसी व्यक्ति को क्या है, संधिवात है, तो हम समझ जाएंगे ना, संधिवात मतलब कि जॉइंट्स, जॉइंट्स में अगर पेन हो रहा है तो हम समझाएंगे कि यहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट है और ये कहाँ हो रहा है, जॉइंट्स में हो रहा है। इस प्रकार से रूप हमारी मतलब हेल्प करता है, यही रूप की महत्वता होती है। होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज प्रत्यात्म लक्षण। वे सभी लक्षण जो किसी विशेष रोग की विशेषता होते हैं और अन्य रोग में से भिन्न करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यात्म लक्षण। ठीक है, अब हम देखते हैं ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि उन्हें लोगों से अलग करती हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्रत्यात्म लक्षण होते हैं, ये क्या होते हैं, विशेष लक्षण होते हैं, किसी भी व्याधि की विशेषता होती है जो कि क्या करती है, उसे किसी अन्य व्याधि से अलग करती है। ठीक है, प्रत्यात लक्षण रोग के हस्ताक्षर की तरह होते हैं जो उनकी विशिष्टता को दर्शाते हैं। देखो जैसे हम हैं, हर किसी के जो सिग्नेचर होते हैं वो अलग होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार के होता है, हर व्याधि के जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यात्म लक्षण। ये ऐसे लक्षण होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं व्याधियों में मिलते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो ज्वर है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, दे मन संतापः।
ठीक है, यहां से 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी आ सकता है। पांडु, पांडु का क्या है? नेत्र त्वक पांडुता, नेत्र और त्वक में क्या होगा? पांडुता, पीलापन। ठीक है, ये क्या है? इसके प्रत्यात्म लक्षण। नेक्स्ट इज, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। क्या? डिफरेंस बिटवीन, मैं ऐसे ना जहां भी डिफरेंस होगा ना तो मैं वहां वर्सेस लिख दूंगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन व्याधि एंड लक्षण। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक को लर्न करेंगे और दूसरा हमें खुद से लर्न हो जाएगा। तो देखो, व्याधि, व्याधि क्या है? व्याधि में क्या होता है? हमें दुख का अनुभव होता है। जब भी हमें व्याधि होती है तो हम कोई हंस थोड़ी रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, दुख होता है, ठीक है। बचाव के रूप में लक्षण की उत्पत्ति होती है। देखो, जब भी किसी व्याधि के लक्षण उत्पन्न होते हैं, या तो वो पूर्व रूप होते हैं या फिर रूप होते हैं, तो किस लिए होते हैं? बचाव के रूप में। क्योंकि हम लक्षण देख के क्या कर सकते हैं? उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। व्याधि की उत्पत्ति षड क्रिया काल से होती है और लक्षण की उत्पत्ति षड क्रिया काल से नहीं होती है। दोष दूसरे संयोग से व्याधि उत्पन्न होती है और लक्षण जो है उनकी क्या है? दुष्टि का परिणाम है। अगर दोष की दुष्टि होती है तो क्या होता है? लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, व्याधि जो है वो स्वतंत्र होती है, लेकिन लक्षण क्या है? वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो व्याधि है मतलब वो तो स्वतंत्र है ना, और लक्षण डिपेंडेंट है किस पर? दोष की दृष्टि पर। देन व्याधि प्रधान या अप्रधान रूप में होती है और लक्षण जो है वो क्या होते हैं? मोस्टली अप्रधान रूप में ही होते हैं। सिंपल एंड इजी, बार बार नोट्स को रिवाइज करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, पर वही है कि आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है ताकि आपको हैंड रिटन नोट इजीली मिल सके। तो एक बार देखते हैं, रूप किसकी पांचवी अवस्था है? संप्राप्ति की, क्रियाकाल की, निदान की, या फिर उपक्षय की? किसकी? क्रिया काल की। एज आई एम राइट? इसका आंसर आप बताएंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं। प्रादुभूतम लक्षणम को चरक ने क्या माना है? क्या माना है? लिंग। ओके, क्योंकि लिंग को ही हम क्या बोलते हैं? रूप भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आचार्य चरक तथा वाग्भट अनुसार रूप की परिभाषा, तो इसमें जो दो श्लोक थे वो दोनों आप लिख देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रूप, ये अभी तक आया नहीं है पर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। व्याधि तथा लक्षण में अंतर स्पष्ट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूप को परिभाषित करते हुए भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आ सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 15, एंड जिसका नेम है व्याधि नामकरण। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम में भी क्या करते हैं? हम किसी बच्चे को, उसकी जब जन्म होता है उसकी पहचान के लिए उसको एक नाम देते हैं ना। ठीक उसी तरह हमने क्या है, व्याधियों को भी क्या है, उनकी पहचान के लिए उनको नामकरण करा है। तो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है? यहाँ से एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो हम इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, जितना एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ है ना, संहिता है, उन्होंने ना नामकरण में विशेष महत्व नहीं दिया, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या है, जो व्याधियां है ना असंख्य हैं भाई। अगर हम कहाँ तक नामकरण करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, उसके कुछ आधार बनाए, जिससे क्या बोला? व्याधि नामकरण आधार। आचार्य चरक ने बताया कि व्याधि जो है वो असंख्य होती हैं, उनकी गणना करना और उनको लिखना क्या है? असंभव है। ठीक है, इसलिए यहाँ स्थूल रूप से रोग निदान एवं चिकित्सा करने के लिए उनका संग्रह वेदना। ठीक है, तो क्या करा? उनकी चिकित्सा करने के लिए ना उनका संग्रह कर कुछ आधार बनाए गए, जिसमें उन्होंने क्या शामिल करा? प्रकृति के आधार पर, निदान के आधार पर, अधिष्ठान के आधार पर एंड व्रण के आधार पर, लक्षण के आधार पर क्या करा? व्याधियों का नामकरण करा। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे रोगों, मतलब प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ डिजीज।
ठीक है, प्रकृति का तात्पर्य यहाँ रोगों के उत्पादक सन्निकृष्ट कारण से है। जैसे कि हमने पढ़ा था, सन्निकृष्ट क्या होता है, जो नियरेस्ट कॉज होता है उसके कारण। तो इसमें हम क्या देखते हैं, प्रकृति की वातज है, पित्तज है या कफस है, जो भी प्रकार प्रधान प्रकृति होगी ना, उससे मतलब रिलेट करके हम उसका नाम दे देंगे। जैसे देखो, वात रक्त, तो इसमें क्या है, वात प्रधान है। वात कंटक, समझ आ रहा है कि वात की प्रधानता है। वातिक गुल्म, वातोदर, पित्त ज्वर, पित्तज अर्श, कफज गलगंड, कफज अर्श, स्थौल्य, ठीक है, ये सब क्या है, कफ प्रधान्य व्याधि हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने नामकरण किया। वात की प्रधान्य होगी तो आगे वात लिख दिया, पित्त की तो पित्त, एंड कफ की होगी तो कफज। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, रोग प्रकृति के आधार पर नामकरण किया। देन हम देखते हैं निदान के आधार पर। निदान मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। ठीक है, वो किस वजह से रोग उत्पन्न हुआ है। तो देखो, मृतिका भक्षण जन्य पांडु, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है। मृतिका भक्षण जन्य पांडु कब होता है, जब छोटे बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, मृतिका मतलब मिट्टी का भक्षण करते हैं, मिट्टी को खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मृतिका भक्षण जन्य पांडु। तो बेसिकली इसका कॉज क्या है, मृतिका, तो हमने इसका नाम ये रख दिया। क्रिमिस छर्दी, ठीक है, कृमि के कारण जो छर्दी उत्पन्न होती है। क्रिमिज हृदय रोग, मतलब समझ आ रहा है ना कि जो हृदय रोग है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, कृमि के कारण। भय अतिसार, भय के कारण जो अतिसार होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके कॉज। ठीक है, निदान के आधार पे नामकरण। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिष्ठान के आधार पे नामकरण। तो देखो, शिरोरोग, समझ आ रहा है ना कि अधिष्ठान क्या है, सिर। सिर प्रदेश में जब रोग उत्पन्न होते हैं, शिरोरोग। गलगंड मतलब गलह प्रदेश में गंड, मतलब एक गोइटर होता है ना, हमारा गला का साइज जो इनलार्जमेंट हो जाता है, मेनली जो नेक होता है उसकी। ठीक है, संधिवात, समझ आ रहा है कि संधि में वात का इन्वॉल्वमेंट है। हृदय रोग, हृदय में रोग हुआ है। योनि व्यापद, मतलब कि जो हमारी योनि है, यूटेरस है, उसमें क्या हो रहा है, व्यापद, व्युत्पत्ति हुई है, कुछ व्यापद है। ठीक है, तो ये क्या है, अधिष्ठान के आधार पर नामकरण। द नेक्स्ट इज व्रण के आधार पर। ठीक है, तो देखो, व्रण के आधार पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, पांडु, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर एंड हरिद्र में। तो देखो, पांडु, इसमें क्या होता है, येलोनेस हो जाती है ना बॉडी में। ठीक है, पेलनेस हो जाती है। रक्त प्रदर मतलब कि डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, जो कि क्या है, रेड है। ठीक है, श्वेत प्रदर व्हाइट डिस्चार्ज। और हरिद्र में मतलब इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का प्रमेय है जिसमें हमारे मूत्र का त्याग होता है, और उसका रक्त वर्ण कैसा होता है, हरिद्रा, हल्दी के समान, इसलिए हम उसे बोलते हैं हरिद्र में। आकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मसूरी का, इसमें क्या होता है, बॉडी में ना मसूर की दाल के समान पैचेस हो जाते हैं। गुल, गुल में क्या होता है, जो स्पर्श करने में क्या होता है, कठोर होता है। तो ये क्या है, आकृति भेदी तो है। धनु स्तंभ, जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या होती है, धनुष की तरह शेप ले लेती है। एंड लास्ट इज श्लीपद, इसमें क्या होता है, इसे हम एलिफेंथियासिस भी कहते हैं। इसमें जो रोगी होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका पैर कैसा हो जाता है, एलिफेंट के पैर की तरह, एलिफेंट के पैर से रिजेंबल करता है। तो ये किसके बेसिस पे हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। पीड़ा के आधार पर, पीड़ा के आधार पर क्या रखते हैं हम, विसूचिका, जिसमें क्या होता है, सुई के समान, चुभने के समान पीड़ा होती है। शूल रोग, तोद, इन सब में क्या होती है, पीड़ा होती है। इसके आधार पे नामकरण करा है। नेक्स्ट इज सादृश्य, मतलब जिसमें हम क्या है, देखकर, देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लो मधुमेह है, मधुमेह क्या है, अगर व्यक्ति ने क्या है, मूत्र का त्याग करा है तो वहां पर चींटियां आ जाएंगी, तो हमने उसे क्या दे दिया, मधुमेह। मंजिष्ठा में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसके मूत्र का रंग मंजिष्ठा से मिलता हुआ, और उसकी गंध भी मंजिष्ठा जैसी होती है। हस्ती में, हाथी के मूत्र के समान की गंध होती है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हस्ती में। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, प्रमेय। एंड नेक्स्ट इज गति के आधार पर। गति के आधार पर नामकरण कैसे करा गया है, कोष्ठ शाखा आश्रित कामला। ठीक है, इसमें क्या है, जो कामला है वो कोष्ठ और शाखा पर आश्रित है। बाह्य अभ्यंतर विद्रधि, जिसमें क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एब्सिस हैं।
ऊर्ध्व अधो रक्तपित्त, मान लो अगर रक्तपित्त है, रक्त का स्त्राव ऊर्ध्व मार्ग से होगा तो हम उसे बोलेंगे ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो मार्ग से होगा तो अधो रक्तपित्त। बाह्य अभ्यंतर ज्वर, अगर जो फीवर है वो एक्सटर्नली होगा तो बाह्य ज्वर, और इंटरनली होगा तो आभ्यंतर ज्वर। ठीक है। वो आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीडी। ठीक है, आईसीडी की क्या इम्पोर्टेंस है, यहां से आपको देखने को मिल सकता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। आईसीडी, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं, एक डाटा मेंटेन करते हैं। इंटरनेशनल क्या है, स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन है किसी भी डिजीज की और कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस इन शॉर्टली known as International Classification of Disease, is a base foundation for identification of health trends and statistics। ये क्या है, ये इसे मतलब हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जो कि क्या है, एक बेस फाउंडेशन है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब देखते हैं, आईसीडी इज अ इंटरनेशनल यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर रिपोर्टिंग डिजीज एंड हेल्थ कंडीशन। ठीक है, किसी भी डिजीज या हेल्थ कंडीशन को रिपोर्ट करने के लिए आईसीडी क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक मापदंड है, एक स्केल का काम करता है। आईसीडी मैप द ह्यूमन हेल्थ कंडीशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। आईसीडी क्या है, मान लो आईसीडी में क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स है। बेसिकली हम इसमें बार्स और डाटा का कलेक्शन करके क्या है, यूज करते हैं। और ये क्या करता है, एक मैप, एक नक्शा बना देता है ह्यूमन हेल्थ की कंडीशन का, कब से कब तक, बर्थ से डेथ तक। आईसीडी डिफाइंस द वेरियस पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, ये इजी है, ये तो आपको नॉर्मली समझ भी आ रहा है, ऐसे कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। और आपको इसमें ना ज्यादा वो नहीं करना है, जितने मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं उतने ही नोट्स बस एग्जाम में लिखने लिख कर आना है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। डिटरमाइंस नेचुरल कॉज ऑफ डिजीज एंड मैकेनिज्म, डिजीज मैकेनिज्म इन बॉडी। नेचुरल कॉज बताता है और मैकेनिज्म बताता है डिजीज का बॉडी में। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि कौन सी डिजीज कितनी सीवियर है, कितनी सिवियरिटी है। ठीक है, इस तरीके से हमें आईसीडी हेल्प करता है किसी भी डिजीज के एनालिसिस में। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसएम। ठीक है, डीएसएम स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, पब्लिश्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। डीएसएम जो है एक मैनुअल है, एक बुक है जिसको पब्लिश करा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने। ठीक है, और ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इट इज वाइडली यूज्ड हैंडबुक इन द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर क्लासिफाइंग एंड डायग्नोसिंग मेंटल डिसऑर्डर। ये जो बुक है, ये वाइडली यूज्ड हैंडबुक है किसमें, यूनाइटेड स्टेट में और अदर पार्ट्स में भी वर्ल्ड के, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है क्लासिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्पस क्या है डीएसएम का। द डीएसएम प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज एंड क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू डायग्नोज मेंटल डिसऑर्डर कंसिस्टेंटली। ये क्या करता है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको डायग्नोज करने में हेल्प करता है। क्या, मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करने में हेल्प करता है कंसिस्टेंटली। एंड इसमें क्या क्या कंटेंट है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये जो नोट्स है ना, ये काफी जगह से मिलाकर ढूंढ ढांड कर बनाए हैं ताकि आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए। तो प्लीज आप विद कंसिस्टेंसी इन्हें पढ़ना और नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो कि कहाँ है, हमारी ऐप पर है। ऐप डाउनलोड करेंगे तो नोट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे और फिर आप उन्हें प्रिंट करा सकते हैं अपनी जैसे आपको सही लगे। ठीक है, क्योंकि आपने इन्हें बेसिकली बार बार पढ़ना है। It includes
description of symptoms, diagnostic criteria, and other information relevant to diagnosing mental disorder. इसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जरूरी होती हैं मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका वर्जन। तो इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है DSM-5 TR। TR मतलब टेस्ट रिवाइज्ड, जो कि कब पब्लिश हुआ है, अभी 2002 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DSM इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। इसको तीन तीन सेक्शन में डिवाइड करा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि मैनुअल के बारे में कि हमें इसे कैसे यूज करना है। सेकंड में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स दे रखे हैं। एंड सेक्शन 3 में क्या है, इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स। ठीक है, ये सब बताया गया है इसमें, किसमें, DSM में। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एंड नेक्स्ट इज नमस्ते पोर्टल। ठीक है, नमस्ते पोर्टल refers to National Ayush Morbidity and Standardized Terminology electronic portal was launched on 2nd August। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ से MCQ बन सकता है। तो इसका पर्पस क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज established a separate मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक मिनिस्ट्री बनाई है आयुष, जो कि क्या है, विच डेवलप दिस पोर्टल aims to standardize the reporting of health data across आयुष सिस्टम। तो मेनली क्या है, कलेक्ट करना हेल्थ हेल्थ डाटा को अक्रॉस आयुष सिस्टम। और आयुष में क्या क्या, आयुष किसके लिए स्टैंड करता है, आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग एंड नेचुरोपैथी। इसमें जो भी हमारा हेल्थ रिलेटेड डाटा होता है उसको स्टैंडर्डाइज करना, ये क्या है, किसका काम है, नमस्ते पोर्टल। इसके की फीचर्स क्या हैं, इट provides standardized terminology and morbidity codes for Ayurveda, सिद्ध एंड यूनानी। इसने क्या बताया हमें, कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, और क्या बताया है, मोर्बिडिटी कॉज। ठीक है, जो रोगी हैं, ठीक है, उनके जो ये जो रोग के जो कोड्स हैं, मतलब हर सबके बारे में कुछ कुछ बताया है। ठीक है, डायग्नोज करने का क्राइटेरिया बताया गया है। ये क्या है, इसके की फीचर्स। एंड लास्ट इज डेटा कलेक्शन। इट कलेक्ट्स मॉर्बिडिटी स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम रजिस्टर्ड हेल्थ केयर। ये क्या करता है, जो भी व्यक्ति हैं जिन्हें रोग है, व्याधियां हैं, उनके उनका डाटा कलेक्ट करता है, कहाँ से, जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। और कैसे, उनके यहाँ पे जो भी मंथली सबमिशन होते हैं, क्या फिर OPD में या फिर IPD में, जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करके एक स्टैटिस्टिकल हम वो बनाते हैं, मतलब रिपोर्ट रखते हैं कि हमारे पास इतने मॉर्बिड हैं, इतने पेशेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नमस्ते पोर्टल के। होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना नोट्स में 5 मार्क्स के लिए सफिशियंट है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने की सोचोगे और वो आपके काम का ही नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 5 मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ओके, पांडु व्याधि का नामकरण किसके आधार पे हुआ है, अधिष्ठान, लक्षण, व्रण, निदान। तो किसके आधार पे हुआ है, व्रण के आधार पे। नमस्ते पोर्टल वॉज लॉन्च ऑन 2nd आयुर्वेदा डे, फर्स्ट योगा डे एंड इंडिपेंडेंस डे। इसका आंसर आप बताएंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आपने विद कंसिस्टेंसी लेक्चर लिया भी है, या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ भी आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याधि नामकरण आधार का वर्णन करें। ओके, इजी। शॉर्ट नोट ऑन नमस्ते पोर्टल कर लेंगे आप। इंपॉर्टेंस ऑफ ICD एंड एक्सपेंड ICD। ओके, शॉर्ट नोट्स ऑन DMS। ठीक है, तो ये ना, इनकी ना फुल फॉर्म भी MCQ में आ सकती हैं। ठीक है, ऑप्शंस दे सकते हैं। होप आप सभी को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड आवर लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 16, जिसका नेम क्या है, व्याधि। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ से हमें एक 1 मार्क्स का MCQ देखने को मिल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एंड लास्ट इज हमें यहाँ से क्या देखने को मिल सकता है,
लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाष। परिभाषा। तद दुख संयोगा व्याध्य उच्यन्ते। शरीर एवं मन में जिनके संयोग से दुख का अनुभव होता है उसे व्याधि कहते हैं। ठीक है। शरीर और मन में क्या होता है, जब दुख का अनुभव होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। आचार्य चरक का क्या कहना है, ठीक है, व्याधि के संदर्भ में हम देखते हैं। जो देह या मन में विविध प्रकार के दुखों को उत्पन्न करे उसे व्याधि कहते हैं। ठीक है। और आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि धातुओं की विषमता के बिना रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। तो व्याधि की उत्पत्ति कब होती है, जब धातुओं में क्या होती है, विषमता होती है। तो हम देखते हैं व्याधि के पर्याय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है। व्याधि, गद, आतंक, यक्ष्मा एंड ज्वर, ये सब क्या है, व्याधि के पर्याय हैं। यहां से आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है कि निम्न में से कौन सा व्याधि का पर्याय है या निम्न में से कौन सा व्याधि का पर्याय नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे व्याधियों का वर्गीकरण, जो कि मैंने क्या करा है, इसे एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप इजीली लर्न कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक विध व्याधि। इसमें क्या आती हैं, कर्मज व्याधियां या फिर कर्मज व्याधि। ठीक है। जो किसकी वजह से होती है, जो भी हमारे पूर्व जन्म में जो कर्म होते हैं उसके कारण जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उसे हम बोलते हैं कर्मज व्याधि। अब हम देखेंगे द्विविध व्याधियां। द्विविध व्याधियां, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी, प्रभाव भेद से। प्रभाव भेद से व्याधि कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, साध्य एवं असाध्य। ठीक है। साध्य मतलब जिन्हें इजीली क्योर करा जा सकता है, और ये इनक्योरेबल डिजीज। बल भेद से व्याधि 2 प्रकार की होती हैं, मृदु एंड दारुण। मृदु मतलब जिसमें बल जो है वो दुर्बल होता है। ठीक है। इनके निदान पूर्वक जो है वो दुर्बल होते हैं। और जो ये वाली दारुण डिजीज होती है, ये क्या होती हैं, बलवान होती हैं। अधिष्ठान भेद से व्याधि 2 प्रकार की होती है, कौन सी, मनो अधिष्ठान, जो कि कहाँ होती है, मेंटल ओरिजिन होती है, जिसका अधिष्ठान मतलब जिसका जो साइट है वो क्या है, मन है। एंड शरीर अधिष्ठान, जो कहाँ होती है, फिजिकली हमारी बॉडी में होती हैं, वो होती है शरीर अधिष्ठान व्याधि। आशय भेद से अमाशयगत एंड पक्वाशयगत, मतलब कि जिनकी ओरिजिन क्या है, जो अमाशय में होती है उन्हें अमाशयगत, एंड जो पक्वाशय में होती है उन्हें पक्वाशयगत व्याधि कहते हैं। निमित्त भेद से, निमित्त भेद से व्याधि के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, स्वधातु वैषम्यज, ठीक है, एंड अदर इज आगंतुज। ठीक है। स्वधातु वैषम्यज कैसे होती हैं, जो कि जो हमारी धातुएं हैं उनमें जब विषमता होती है तब जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं स्वधातु विषम्यज। विषम्यज एंड आगंतुज इज एक्वायर्ड, जो हमें हमारे पेरेंट से मिलती हैं या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से मिलती हैं, वो होती हैं आगंतुज व्याधियां। नेक्स्ट इज प्रकृति भेद से। प्रकृति भेद से 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कौन सी व्याधि, निज व्याधि, एंड अदर इज आगंतुज व्याधि। जो निज व्याधि होती है ये हमारे इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है, एंड आगंतुज एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, किसी भी प्रकार की चोट वगैरह लग जाती है या कोई शस्त्र लग जाता है, तब जो व्याधि उत्पन्न होती है उन्हें हम आगंतुज व्याधि कहते हैं। शल्य तंत्र दृष्टि से व्याधि 2 प्रकार की होती हैं, शस्त्र साध्य एवं स्नेह क्रिया द्वारा साध्य। जो शस्त्र साध्य होती है वो क्या होती है, जो सर्जिकल प्रोसीजर से ठीक होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं शस्त्र साध्य। एवं जो स्नेहन मतलब ओइलेशन थेरेपी, स्नेहन स्वेदन वगैरह जो साध्य होती हैं, एक इस प्रकार की होती हैं। देन आता है ऋतुकाल से। ऋतुकाल से 2 टाइप के होते हैं, प्रकृत रोग एवं वैकृत रोग। मतलब जो वर्षा ऋतु में ही जो रोग उत्पन्न होते हैं, वर्षा ऋतु से होने वाले रोग वर्षा ऋतु में ही उत्पन्न हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, प्रकृत रोग। परंतु देखो ग्रीष्म ऋतु में मान लो हमें क्या है,
कोई रोग हो रहा है पर वो ग्रीष्म में ना होके शरद ऋतु में हो रहा है, तो वो कैसा है? वैकृत रोग, ठीक है, एसोसिएटेड डिजीज। द नेक्स्ट इज साध्य एवं असाध्य की दृष्टि से। ये होती हैं दो टाइप के, एक साध्य और एक असाध्य, ठीक है। और हम देखेंगे दोष भेद से, दोष भेद से व्याधियां कितने टाइप की होती हैं? दो, सामान्य व्याधि एवं नानात्मज व्याधि। सामान्य व्याधि में क्या होता है? सामान्य व्याधि में एक मतलब दोष, सामान्य में दोष इन्वॉल्व होते हैं, एंड जो नानात्मज होती है उसमें कोई स्पेसिफिक, जैसे वात इन्वॉल्व होगा तो वो क्या है? नानात्मज व्याधि। और सामान्य में सर्टेन दोष इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कर्म भेद। कर्म भेद से व्याधि दो टाइप की होती हैं, प्रत्युत्पन्न कर्मज एवं पूर्व कर्मज, ठीक है। प्रत्यय उत्पन्न कर्मज और पूर्व कर्मज। जो डिजीज क्या होती है? प्रेजेंट एक्शन से, जो भी हम करेंटली अपने कर्म कर रहे हैं उसके कारण जो उत्पन्न होती है वो प्रत्यय उत्पन्न कर्मज। और पूर्व कर्मज मतलब जो हमने पूरा पूर्व जन्म में, पास्ट में जो एक्शंस किए होते हैं, जो पाप कर्म किए होते हैं, उसके कारण जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उसे हम बोलते हैं पूर्व कर्मज व्याधियां। अब देखते हैं व्याधि, त्रिविध व्याधि मतलब व्याधि के तीन भेद। कारण भेद से क्या होती है? निज, आगंतुज एवं मानस। निज में क्या आते हैं? जो दोषों के प्रकोप से होती है इंटरनली, वो क्या होती है? निज। और आगंतुज में क्या आते हैं? अभिघात के कारण, ठीक है, किसी चोट को अभिघात कहते हैं। अभिशाप मतलब कोई वृद्धवान पुरुष हैं, उनकी ने कोई श्राप दे दिया उसकी वजह से अभिचार, ठीक है, जैसे कोई विष या फिर कीट वगैरह की वजह से जो उत्पन्न होती है। एंड उपसर्गज, ठीक है, जो भूत प्रेत के द्वारा उत्पन्न होती है उन्हें हम बोलते हैं आगंतुज व्याधि। एंड मानस रोग, जो मानस दोष के कारण, प्रकोप होने के कारण जो व्याधि होती है उसे हम मानस व्याधि कहते हैं। रोग मार्ग भेद से शाखागत, मर्म संधिगत एवं कोष्ठाश्रित। कर्म भेद से प्रत्युत्पन्न कर्म जो प्रेजेंट में है, पूर्व कर्मज, ठीक है, जो कि हमारे, हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए होते हैं उसके कारण जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रकृत कर्मज रोग, जो कि क्या होते हैं? दूसरे द्वारा स्व पर किए गए अहित कर्म, ठीक है, किसी ने हम पे अहित कर्म कर दिया है, ठीक है, लड़ाई झगड़े, इसके कारण जो व्याधि उत्पन्न होती हैं। दोष स्वभाव से आग्नेय रोग, सौम्य रोग एवं वायव्य रोग। इस प्रकार त्रिविध व्याधियों का वर्णन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरी टेबल बना के आ जाएंगे, ठीक है। चतुर्विध व्याधि, ये आती है आगंतुज, मानसिक, शारीरिक एवं स्वाभाविक व्याधि। एवं साध्य असाध्य के भेद से क्या आता है? सुख साध्य, कृच साध्य, याप्य और असाध्य। षड्विध व्याधि, व्याधि मधुर रस जन्य, अम्ल रस जन्य, लवण रस जन्य, कटु रस जन्य, तिक्त रस जन्य एवं कषाय रस जन्य। देन हम देखते हैं सप्तविध व्याधि। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें ये ना सिंगल 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ नाम लिखने अगर 5 मार्क्स में आएगा। सप्तविध व्याधि आचार्य सुश्रुत के अनुसार एंड आचार्य वाग्भट ने ना इसे दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक जनरल और एक दोष प्रधानता के आधार पर, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आदि बल प्रवृत्त, जन बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, काल बल प्रवृत्त, दैव बल प्रवृत्त एंड स्वभाव बल प्रवृत्त। आचार्य वाग्भट ने क्या क्या माना है? सहज, गर्भज, जातज, पीड़ाज, कालज, प्रभावज एवं स्वभावज। और दोष जन्य आधार पे माना है वातज, पित्तज, कफज और द्वंद्वज हो गई है एंड सन्निपातज। तो अगर सप्तविध व्याधि का वर्णन करने के लिए आएगा तो आपको ये वाली टेबल बनानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सप्तविध व्याधि का वर्णन करें, आपको दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग लिखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक एक पढ़ेंगे। आदि बल प्रवृत्त रोग, ये ना सिंगल 5 मार्क्स में आ सकती है, और अगर 10 मार्क्स में आएगी तो आपको सबका मॉडर्न कोरिलेशन लिखना है थोड़ा थोड़ा, वैसे सप्तविध आके वर्णन करना होगा, ठीक है। आचार्य चरक ने इसे पुलज, ये और वाग्भट ने सहज रोग कहा है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इसे हेरिडिटरी डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, पुरुष बीज, स्त्री बीज या दोनों के बीज दोष से उत्पन्न व्याधि जैसे कुष्ठ, अर्श आदि
आदि बल प्रवृत्त रोग कहे हैं। ठीक है, या तो जो हमारा पुरुष बीज होता है या फिर शुक्र बीज जो होता है, उसमें अगर कोई दोष होता है, उसके कारण जो व्याधि उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं आदि बल प्रवृत्त व्याधि। ठीक है, इस प्रकार के जो रोग होते हैं ना, वो असाध्य होते हैं। ठीक है, अगर आदि बल प्रवृत्त रोग है, अगर मान लो पित्रज है, तो क्या है, दुष्ट शुक्र से उत्पन्न होगा। और अगर वो दुष्ट शोणित से उत्पन्न हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो मात्रजा है, माता के कारण आया है। ठीक है, तो ये होते हैं आदि बल प्रवृत्त रोग। एंड इसका मॉडल कोरिलेशन है हेरिडेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो देखते हैं। हेरिडिटरी डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टोरेज, मतलब डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस इन स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन है, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, द ह्यूमन, जो कि क्या होते हैं, 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, इंक्लूडिंग 20 ऑटोसोम्स एंड एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अगर इनमें कोई, इनकी स्टोरेज में, ट्रांसमिशन में या फिर प्रोडक्शन में कोई डिस्टरबेंस होती है, तो ये डिसऑर्डर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर। दीज आर कॉज्ड प्राइमरीली बाय क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशन। ये किसकी वजह से होते हैं, या तो क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन हो गई है, या फिर जीन में कोई म्यूटेशन हो गई है, उसके कारण ये डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसके कॉजेज देखते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हैं। जेनेटिक डिजीज इन ह्यूमन आर कॉज ड्यू टू abnormalities इन जीन एंड क्रोमोसोम। सच डिफेक्ट्स कैन बी कॉज ड्यू टू फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। ठीक है, जो कि किसकी वजह से हो सकते हैं, मतलब देखो, सबसे पहले हमने देखा है किसकी वजह से होते हैं, डिस्टरबेंस की वजह से होते हैं, किसमें, जीन में या फिर क्रोमोसोम्स में। और इसके मेन कोज क्या क्या हो सकते हैं, म्यूटेशन, मतलब कि जो हमारा जीन है उसके सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है। ठीक है, और डुप्लीकेशन, कोई जीन जो है वो डुप्लीकेट हो चुका है, वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, रिपीटेशन हो सकती है, या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट हो सकता है किसी जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, नेक्स्ट इज एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में क्या होता है, व्हेन द नॉर्म एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल नंबर हो सकते हैं, या तो डिक्रीज हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, तो भी क्या होता है, हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स आते, मतलब बॉडी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिलीटेशन, लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या फिर होल क्रोमोसोम का अगर लॉस हो जाता है, तो भी क्या होता है, हेरिडेटरी डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे कुछ कॉमन हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स। तो इसमें आते हैं डाउन सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 21। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, दैट चाइल्ड इनहेरिट करता है किससे, अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। तो वुमन लैक्स आइदर वन होल पार्ट, मतलब क्या था, या तो उसमें वन होल या फिर कुछ पार्ट एक्स क्रोमोसोम का जब लैक हो जाता है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है। एंड नेक्स्ट इज सिकल सेल डिजीज, म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन चेन। ठीक है, एचबी चेन में जब कोई म्यूटेशन होती है, तो क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, हमें ना इसे बहुत, इतना ही पढ़ना है, इतने ही नोट्स लिखने हैं आपको, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। ओके, जन बल प्रवृत्त रोग, आचार्य वाग्भट ने इसे गर्भज रोग कहा है, जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में कंजेनाइटल डिसऑर्डर के समतुल्य है। ठीक है, जिसे किससे रिलेट करा है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर से। इस प्रकार के विकार में माता द्वारा दुष्ट आहार, दुष्ट आचरण करने से उनके होने वाले संतति में होते हैं। मतलब क्या होता है, जो माता होती है ना, जो गर्भिणी स्त्री होती है, अगर वो दुष्ट आहार विहार का सेवन करती है और हाइजीन मेंटेन नहीं रखती, तो इस टाइप की जो रोग होते हैं, व्याधियां होती हैं, वो उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की व्याधियों में शुक्र शोणित की विकृति नहीं पाई जाती है, बल्कि ये किसकी वजह से होते हैं, माता के द्वारा दुष्ट आहार विहार और आचरण के कारण ये होते हैं। ठीक है, तो इसके निदान भेद से दो प्रकार होते हैं, एक होता है रसकृत और एक होता है दो हृदय उपचार कृत। ड्यू टू इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ रसास, ठीक है,
और नन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्रॉपर इंटेक नहीं कर रही है, ठीक है, रसाज का जो कि जरूरी है, खान पान अच्छा नहीं है, तो उत्पन्न होते हैं। और अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी नरिशमेंट की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, कब? जब उसके बॉडी में क्या होता है, दो हृदय, मतलब जब बेबी होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर। Congenital anomalies are known as birth defects, congenital disorders, or congenital malformation. Congenital anomalies can be defined as structural and functional anomalies that occurs during intrauterine life. ये क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंट्रायूटराइन लाइफ में होते हैं। जब बेबी मदर के टमी में होता है तब ये डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इनके कॉज देखेंगे और देखेंगे ये रिस्क फैक्टर्स। तो इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, जीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनी कंजेनाइटल एनोमलीज, मतलब कि ये क्या होता है, फादर और मदर से, पेरेंट्स से आ सकते हैं। या फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, लो इनकम में भी इनडायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज। अगर किसी का लो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है तो क्या है, वो अच्छे से रसाज, मतलब जो फुलफिलमेंट है वो नहीं कर पाते प्रेग्नेंट लेडीज की। या फिर क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, maternal exposure to certain pesticides and chemical as well as certain medications like alcohol, tobacco और radiation during pregnancy। ठीक है, क्या होता है, या तो किसी पेस्टिसाइड या कोई केमिकल के कांटेक्ट में आना, या फिर अल्कोहल, तंबाकू, या फिर किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के कारण भी क्या होता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, इन्फेक्शंस, maternal infections such as syphilis and rubella are significant cause of congenital anomalies in low and middle economy income country। मतलब क्या होता है, जो कुछ इन्फेक्शन हो जाए जैसे सिफिलीज हो गया और क्या हो गया, रुबेला हो गया, ये क्या होते हैं, बच्चे को मदर से ही मिलते हैं। ठीक है, maternal nutrition status, maternal folate insufficiency increase risk of having a baby with neural tube defect। अगर मैटरनल को आयरन और फॉलिक एसिड की कमी होती है, फुलफिलमेंट नहीं होती है, तो बेबी को क्या हो जाते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज दोष बल प्रवृत्त रोग। भागवत आचार्य वाग्भट ने जातज रोग या अन्य आचार्यों ने आध्यात्मिक रोग का समावेश इसके अंतर्गत करा है। और इसके भी क्या है, दो निदान है। क्या, एक आतंक समुत्पन्ना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रोग स्वयं निदान के रूप में रहकर अन्य रोग की उत्पत्ति करता है। इसमें क्या रहता है, जो रोग है ना वही दूसरी व्याधि का क्या बन जाता है, निदान बन जाता है। देखो, मान लो प्रतिशाय है, किसी व्यक्ति को कोल्ड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कास में, कफ में, एंड देन वो किस में, क्षय में, क्षीण में, या फिर क्षीण भी नहीं कह सकते, वो किस में, ट्यूबर क्लॉसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, ट्यूबर क्लॉसिस में। पहले नॉर्मल कोल्ड होता है, कोल्ड क्या बन जाता है, निदान बन जाता है कफ का, एंड द कफ निदान बन जाता है किसका, ट्यूबर क्लॉसिस का। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मिथ्य आहार उपचारकृत। मिथ्य आहार या मिथ्य उपचार के द्वारा दोष दूषित होकर रोग उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ठीक है, मिथ्य आहार विहार की वजह से क्या है, जो रोग रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसे मॉडर्न में किससे कोरिलेट करा गया है, इसे करा गया है एक्वायर्ड disorders. An acquired disorder is a non-heritable change in function or structure of living organism caused after birth by disease, injury or other environmental influence। ये क्या होता है, ये हमें ना, ये नॉन हेरिटेबल होता है, ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिलता है। ये क्या होता है, बर्थ के आफ्टर या तो कोई डिजीज हो गई हो, या फिर कोई इंजरी हो गई हो, या फिर किसी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है,
तो ये दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल इज ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? अ कम्युनिकेबल डिजीज इज एनी डिजीज दैट passes बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स, या फिर पीपल टू पीपल। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को होने वाली व्याधियां जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये किस वजह से हो सकती है? पैथोजेंस की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से, वायरसेस की वजह से, फंजाई की वजह से, या फिर प्रोटिस्ट की वजह से क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। आपने भी देखा होगा कि घर में अगर एक इंसान को वायरल होता है तो दूसरे को भी होगा, और इस तरह से ये फैलता रहता है। इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल diseases. And next is non-communicable diseases. A non-communicable disease is a non-infectious health condition that can be spread from person to person. This is also known as chronic. ये क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल जो है ये फैलती नहीं है, किसी पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को नहीं होती, इंजरी वगैरह से हो जाती है, और इसे हम क्रोनिक भी कहते हैं। काल बल प्रवृत्त रोग या फिर कालज रोग, एनवायरमेंटल या फिर जीरियाट्रिक डिसऑर्डर्स, शीत उष्ण वात वर्षा आदि कारणों से ऋतुओं के प्रभावित होने से उत्पन्न होने वाले रोग को काल बल प्रवृत्त या फिर कालज रोग कहते हैं। ठीक है, किस वजह से? या शीत में शीत का ना होना, वर्षा ऋतु में वर्षा का ना होना, इन सब की वजह से क्या होते हैं? कालज रोग होते हैं। देखते हैं। अत्यपन, अत्यपन ऋतुकृत, ठीक है। अत्य अत, अव्या सॉरी यार, अव्यापन ऋतुकृत, ऋतुओं के अनुसार दोषों के स्वाभाविक संचय प्रकोप द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग को अव्यापन ऋतुकृत रोग कहते हैं। अव्यापनन ऋतुकृत रोग क्या होते हैं? जो दोषों के स्वाभाविक संचय से, स्वाभाविक प्रकोप से जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये स्वाभाविक होते हैं, उसे अव्यापन कृत रोग कहते हैं। और एक होता है व्यापन ऋतुकृत रोग। इसमें क्या होता है? ऋतुओं के हीन, मिथ्य व अतियोग के प्रभाव से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे ऋतुकृत रोग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? व्यापनन ऋतुकृत रोग। इसे मॉडर्न में किससे रिलेट करा गया है? एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स। तो हम देखते हैं एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स। environmental disease is a disease caused by environmental factor that are not transmitted genetically or by infection। मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि ट्रांसमिट नहीं हुए हैं जीन से और किसी इन्फेक्शन से, जबकि वो किससे हुए हैं? एनवायरमेंट से, उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स। Environmental disease are determined by environmental factors that can be related to personal lifestyle, physical factors from environment। मतलब ये क्या है? ये किसकी वजह से होते हैं? पर्सनल लाइफस्टाइल की वजह से, कि हम कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, या फिर ऐसा है कि किसी का घर का एनवायरमेंट ऐसा है कि वहां पे ज्यादा मतलब ज्यादा स्नेह युक्त आहार विहार का सेवन करते हैं, तो कैसा होगा? ओबीज होगा। साथ ही साथ जो कालकृत रोग होते हैं ना, इसे हम जीरियाट्रिक से भी वो कर सकते हैं, ओल्ड एज डिसऑर्डर से। जैसा कि हमने पढ़ा है, जो वृद्ध लोग होते हैं वो वात प्रधान होते हैं, तो उनमें कैसे रोग हो सकते हैं? वात व्याधियां एक एज के साथ होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज संघात बल प्रवृत्त रोग, पीड़ाज। ठीक है, व्याधि जिसे हम को रिलेट करते हैं ट्रोमैटिक डिसऑर्डर से। इसको पीड़ाज या आगंतुक व्याधि भी कहते हैं। जो व्याधियां दुर्बल पुरुष के द्वारा बलवान पुरुष से कलह करने से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संघात बल प्रवृत्त व्याधियां। मतलब ऐसी व्याधि जो किसी कमजोर व्यक्ति जब अपने से बलवान व्यक्ति के साथ क्या करता है? कलह करता है, संघ करता है, युद्ध करता है, तो जब जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उसे हम बोलते हैं संघात बल प्रवृत्त रोग। इसके दो भेद होते हैं, एक तो शस्त्रकृत या फिर व्यालकृत। शस्त्रकृत में क्या होता है? शस्त्र के द्वारा उत्पन्न व्याधि शस्त्रकृत, और व्यालकृत मतलब हिंसक पशुओं के आघात के द्वारा उत्पन्न व्याधि, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यालकृत। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रोमैटिक
डिसऑर्डर्स, ठीक है। इस प्रकार की व्याधियों को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स। तो हम देखते हैं मॉडर्न में इसे कैसे बोला गया है। People who have a highly stressful event may have trouble returning to the normal state of mind afterwards। मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, या फिर किसी इवेंट के बाद किसी ट्रबल में चले जाते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है अपने नॉर्मल स्टेट में आना। ठीक है। टू डेवलप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। ठीक है। इसमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स। जो पर्सन है वो क्या चला जाता है? ट्रॉमा में चला जाता है, वो काफी टाइम तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे दैववल प्रवृत्त रोग। ठीक है। वागवट ने इस प्रकार की व्याधियों को प्रभावज रोग भी कहा गया है। देव, गुरु, श्रेष्ठ जन के साथ अभिद्रोह या फिर उनका निंदा करने से, या अथर्ववेद प्रणीत अभिचार मंत्रों के प्रयोग से दैवल प्रवृत्त व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, विद्युष निकृत और पिशाच आदिकृत। ठीक है। विद्युत दशनीकृत में क्या होता है, जो कि नेचुरल क्लैमिटीज से होती हैं। ठीक है। अगर हम किसी गुरु का, देव का, ब्राह्मण का क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, उसकी वजह से जो व्याधियां होती हैं। और पिशाचकृत मतलब जो कि कुछ सुपर पावर्स होती हैं, उसके कारण जो व्याधियां होती हैं उसे हम क्या करते हैं? पिशाचकृत। ठीक है। बेसिकली क्या है? दैव बल प्रवृत्त रोग। इसका मॉडर्न को रिलेशन करा है एट्रोजेनिक डिसऑर्डर। एट्रोजेनिक मींस द अक्रेंस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट कॉज्ड बाय मेडिकल प्रोसीजर्स। मतलब मेडिकल प्रोसीजर की वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो जाना क्या कहलाता है? एट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स। दीज डिसऑर्डर्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। ये क्या हो सकता है? माइल्ड से सीवियर की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये किस में होते हैं? ओल्ड एज में होते हैं। लॉन्गर हॉस्पिटल, मतलब अगर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा दिन अगर कोई व्यक्ति रह जाता है, तो क्या होता है? उसमें भी नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी ये वाले डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। या फिर आईवी कैथराइजेशन, क्या होता है कि जो आईवी कैथराइजेशन है वो ढंग से नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉज क्या है इसके? मेडिकल एरर। ठीक है। कोई भी मेडिकल एरर हो गया है, ढंग से यूज नहीं करा हमने कैन्यूला का, उसकी वजह से हो सकते हैं। या फिर कुछ नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, इग्नोरेंस की वजह से। या फिर जो हमने मेडिकेशन ली है उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से ये डिजीज, ये डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज स्वभाव बल प्रवृत्त रोग। वागवट ने इसे स्वभावज रोग भी कहा है। स्वभाववश होने वाले क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा निद्रा आदि को स्वभाव बल प्रवृत्त रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों को नेचुरली मैनिफेस्टेड डिजीज कहा जाता है। मतलब कि जो रोग अपने स्वभाववश होते हैं। ठीक है। स्वभाववश पिपासा, ठीक है, बुढ़ापा आना, मृत्यु होना, ये सब क्या है? स्वभाव बल प्रवृत्त रोग। होप आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है। यहाँ से ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है। जैसे ही मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको बिल्कुल सेम वैसे ही वही नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी गई है ऐप की, वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है। और वहां से नोट्स डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्याधि का पर्याय नहीं है? ठीक है। व्याधि, गद, ज्वर या फिर राज्यक्षमा। राज्यक्षमा। प्रभाव वेद से व्याधि के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। व्याधि की परिभाषा तथा पर्याय लिखिए। ओके, डन, ये आप कर लेंगे। व्याधि के त्रिविध तथा चतुर्विध व्याधि का वर्णन कीजिए। डन। हेरिडिटरी डिसऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स ये भी आप कर लेंगे। आधुनिक तथा आयुर्वेद मत अनुसार आदि बल प्रवृत्त जन बल प्रवृत्त रोग का क्या करना है? वर्णन की करना है। तो इसमें पहले हम आदि बल प्रवृत्त करेंगे, जो कि क्या माता और पिता के क्या बीज की दृष्टि से हो रहे थे। और इसके साथ ही हम इसमें हेरिडिटरी डिसऑर्डर को भी कोरिलेट करेंगे।
आचार्य सुश्रुत अनुसार संविद व्याधि का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको सारे जो हमने पढ़े थे ना, आदि बल प्रवृत्त, सहज बल प्रवृत्त, ये सारे व्याधि जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, होप आप सभी को समझ आया होगा।